तो हम पढ़ रहे थे केनीजियन मॉडल, उसमें अभी एग्रीगेट डिमांड के लिए हम लोग y इक्वल एडी पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हमें आगे चल के पढ़ना था कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये इससे आसानी से लिंक हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। और इसमें पढ़ना क्या मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक तो आपको पढ़ना ही है कि मल्टीप्लायर क्या होता है, इसका एजम्पशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना है इसका डेरिवेशन, पढ़ना है इसमें। इसके बाद से आपको पढ़ना है इसमें वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का जो वर्किंग है वो फॉरवर्ड भी होता है, फॉरवर्ड ऑपरेशन। मल्टीप्लायर को हिंदी में गुणक बोला जाता है, एजम्पशन को हिंदी में मान्यता बोला जाता है, और डेरिवेशन को क्या बोलते हैं कि वो कैसे निकाला जाएगा। वर्किंग का मतलब है कि कार्य प्रणाली। और एक है बैकवर्ड। ये सारी चीजें आप शायद जानते भी हैं, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो रिवाइज हो जाएगा, और जो लोग जानते हैं वो बस धैर्य बना के सुने। आगे इसमें और कुछ भी है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद से आपको पढ़ना है लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर। लीकेज डायनामिक और पीरियड मल्टीप्लायर। क्लास की रिकॉर्डिंग है, एक बार आप ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लायर से। मल्टीप्लायर हमें ये बताता है कि अगर इकोनॉमी में आप डेल्टा आई से इन्वेस्ट करते हैं तो जो इनकम में चेंज आएगा, यानी जो इनकम में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, वो मल्टीप्लायर यानी के गुणन कि यदि आप इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे जो भी इनकम में इजाफा होगा या कमी होगी, वो किए गए इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लायर के गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। यही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आप कहेंगे समझ में आ रही है।
तो आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन कैसे होता है, कई तरीके हैं, आपको मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। सपोज करिए कि जो भी आप इनकम कंजप्शन करते हैं वो आपके पास जो इनकम होता है और एमपीसी के गुणनफल के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है और उसका 80% आप कंजम्पशन पे खर्चा करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, एमपीसी जो है वो 80% है, यानी 0.8। 80% का मतलब क्या है, 80/100 यानी 80/100 इक्वल 0.8। तो एमपीसी क्या हो गया, 0.8 हो गया। तो आपकी इनकम सपोज करिए कि 100 है और आप 80% 0.8 खर्चा करते हैं, तो कंजम्पशन पे खर्चा हुआ कितना है, कितना खर्चा हुआ, तो आप बताएंगे कि 80 रुपए हुआ, यानी 80 रुपए। जो कंजम्पशन होता है कंज्यूम करते हैं के लिए हम लेते हैं या दिया गया है। ठीक है, जो डेल्टा सी है वो डिपेंड किस पे करता है, बी और, तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा सी इक्वल बी इंटू डेल्टा वाई। तो है आवाज डिस्टर्ब हो रही है क्या? अब सही है क्या? अब गड़बड़ नहीं है, तो उम्मीद तो यही है। अब सही है, ओके। चलिए शुरू करते हैं, जहां से था वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने आपसे बोला कि जो भी कंजम्पशन में इजाफा होता है वो इनकम का एक सर्टेन पार्ट होता है, उसी के रूप में वो चेंज होता रहता है। तो यहां से अगर इनकम में चेंज हमें दिखाना है और इकोनॉमी में पहले से डेल्टा आई का इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, तो चेंज इन इनकम इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि हो जाएगा। और डेल्टा सी है वो है क्या, बी इंटू डेल्टा वाई है प्लस डेल्टा आई। वाई वाले को इस साइड लेके आइए, तो इस साइड लेके आएंगे तो 1 माइनस बी हो जाएगा और ये डेल्टा वाई हो जाएगा बराबर डेल्टा आई हो जाएगा। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई इक्वल क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस बी। और इसी को आप क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है डेरिवेशन का कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो वाई के इक्वल होता है। तो आप कहेंगे कि हाँ होता है, क्योंकि ये तो बार बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और डेल्टा सी किसके बराबर होता है,
बी इंटू डेल्टा वाई के, होता है ना। अब चूंकि इसमें एक ऑटोनोमस पार्ट भी शामिल होता है तो आप उसको भी शामिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कर लीजिए। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, सी बार प्लस बी इंटू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y वाले कोई साइड में लेके आइए, तो 1 माइनस बी डेल्टा वाई इक्वल सी बार प्लस डेल्टा आई। अब चूंकि इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा बी। अब डेल्टा आई के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेशन कर दीजिए, है ना, यहाँ पे ठीक ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी जो है आपका एमपीसी, बी जो है आपका एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी आप इनकम का कितना परसेंट खर्चा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई के रिस्पेक्ट आप मैं आपको एक बार करके यहाँ दिखाता हूँ, ये हम लोग पहले भी कर चुके, करना है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस पी वाई इक्वल सी प्लस आई, वाई इक्वल सी बार प्लस आई बाई 1 माइनस बी। आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर दीजिए, डी वाई बाई डी आई इक्वल, देखिए एक चीज और जान लीजिए, शायद ये आप जानते भी ना हो चाहे जानते भी हो, जब भी आप ऐसे लिखते हैं ना, इसको मिटाता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है y इक्वल सी बार प्लस आई अपन में 1 माइनस बी, तो एक्चुअल में पता है क्या, सी बार अपन में 1 माइनस बी प्लस आई 1 माइनस, चलो ये पूरा क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेशन होता क्या है, जीरो होता है। तो वैल्यू का जो डेरिवेशन है, और यहाँ पे वैल्यू बची है, यहाँ पे वैल्यू 1 अपन में 1 माइनस बी इंटू आई। ठीक, अब जैसे आपका इसका आप डेरिवेशन करेंगे, तो आई का है डेरिवेशन आई के रिस्पेक्ट, तो इसका मतलब है क्या डी वाई बाई माइनस बी। ठीक, तो ये मल्टीप्लायर होता है। तो ये दो तरीका हुआ जिसके माध्यम से आप उसका डेरिवेशन कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, अच्छा होने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगेगा समझ के सुन के देख के। तो आपसे दो चीजें यहाँ पे, कि अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है, सॉरी मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो एमपीसी की वैल्यू क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। अगर हम आपसे पूछ रहे बताइए, कोई बताया आप में से कि अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू इनफाइनाइट है तो एमपीसी की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं कि के की वैल्यू क्या होती है 1 अपन में 1 माइनस बी, इसको आपको बनाना है इनफाइनाइट 1 माइनस बी। इनफाइनाइट को आप लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, अगर हम इसी को ऐसे लिख दें तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल हो जाएगा।
तो आप इनफाइनाइट की जगह पे 1/0 लिख दीजिए, ये 1 माइनस बी लिख दीजिए। 1 माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बी इक्वल क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या पता चला, अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू इनफाइनाइट है तो एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब एमपीसी की वैल्यू 1 का क्या मतलब है, मतलब ये है कि आप इनकम का पूरा हिस्सा आप कंजम्पशन पे खर्चा करते हैं, किसी प्रकार की कोई सेविंग नहीं करते। क्या ये बात क्लियर हुई? छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, आप आगे बताते रहिए, फिर आगे बढ़ते रहे। क्यों भाई, ठीक है? कोई बता नहीं रहा, बोलिए आप लोग। ठीक है ना? चलिए, अच्छी बात है। ये यहाँ तक हो गया। अगर मैं आपसे कहे कि इन के की वैल्यू, अच्छा के की वैल्यू 0 हो सकती है, मल्टीप्लायर की वैल्यू 0 हो सकती है? क्या मल्टीप्लायर की वैल्यू 0 हो सकती है? मल्टीप्लायर की वैल्यू 0 नहीं, क्यों नहीं हो सकती है? माइक ऑन करके बताइए। क्यों 0 नहीं हो सकता है? कोई बताया भाई? देखिए बात समझिए, एमपी या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। यानी जो इसी होता है, ये हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एमपीसी को 0 भी कर देंगे, अगर इसको आप 0 कर देंगे तो मल्टीप्लायर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एमपीसी पे डिपेंड करता है। हालांकि मल्टीप्लायर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, केवल एमपीसी पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन डिफाइन करने के लिए, वैल्यू पता लगाने के लिए आप एमपीसी की वैल्यू मस्ट है, उसके बिना आप मल्टीप्लायर की वैल्यू नहीं पता कर पाएंगे एग्जैक्टली क्या वैल्यू है ना? तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एमपीसी को 0 भी रखेंगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 ही आ जाएगी। अच्छा, मल्टीप्लायर की वैल्यू निगेटिव हो सकती है? आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो मल्टीप्लायर की वैल्यू जब आप बता रहे हैं कि 0 नहीं होगा, तो केवल कब, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के केस में। अगर वहीं पे हम आपसे टैक्स मल्टीप्लायर पूछ दें तो वहां पे मल्टीप्लायर की वैल्यू माइनस में भी आती है ना? अब आगे इसमें बढ़ते हैं एजम्पशन पे, एजम्पशन ऑफ मल्टीप्लायर। एजम्पशन ऑफ मल्टीप्लायर में आपको क्या जानना है कि प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बता दूं एजम्पशन बताने से पहले, जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है उसको किसने दिया है, आरएफ काहन ने दिया है। आरएफ कब दिया है, 1931 में। क्या बोला था मल्टीप्लायर के कंसेप्ट को देते समय, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर की बात की थी। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर की बात की थी। उनका क्या कहना था, वो ये कहते थे, या उनका ये कहना था कि इकोनॉमी में किसी भी तरीके का स्टिमुली या इंजेक्शन देने से, इंजेक्शन से मतलब है कि चाहे इन्वेस्टमेंट के रूप में, चाहे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के रूप में, या कंजम्पशन के
किसी फॉर्म में अगर इंजेक्शन होता है तो उससे जो इनिशियल लेवल पे शुरुआती में जो इम्प्लॉयमेंट में चेंज आता है उसके वजह से सेकेंडरी लेवल पे इम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। जैसे सपोज करिए कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करा 10 लाख करोड़ रुपए का, तो प्राइमरी लेवल पे जो इम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जैसे मान के चलिए कि मनरेगा में खर्चा कर दिया तो अचानक 10 लाख लोगों को जॉब मिल गया। अब जब उन 5 लाख लोगों को जॉब मिला तो फर्दर जाके गुड्स एंड कंजम्पशन करेंगे क्योंकि उनको वेज मिल रहा है। अब जब वो गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चा करें मजदूर लोग, तो उन गुड्स और सर्विसेज को बनाने वाले लोगों की जरूरत बढ़ जाएगी, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, यानी डिराइव डिमांड लेबर की बढ़ जाएगी और फिर उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो प्राइमरी लेवल पे इंजेक्शन की वजह से मान के चलिए कि 1,000 लोगों को जॉब मिला, ठीक है, और इसके वजह से सेकेंडरी लेवल पे जो जॉब बढ़ के आ गया वो 2,000 का हो गया। तो टोटल जो जॉब हुआ कितना? 3 का हुआ। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आरएफ खान ने ये बोला कि जो इम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर होता है वो जॉब में जो यानी डेल्टा E2 और अपान में जॉब में जो इनिशियल चेंज आया है डेल्टा E1 उसके अनुपात के बराबर होता है, उसके रेशियो के बराबर होता है, यानी 3,000/3000 अपान इक्वल 3। क्या ये बात क्लियर? एक बार बताइए जल्दी से। हम लोग बोल नहीं रहे हो। आकांक्षा, शालिनी, आयुष, क्लियर है ना ये पॉइंट? आयुष बताओ अब। नहीं, मल्टीप्लायर को लेके उन्होंने ये बात कही थी, उसी के आधार पे केंज ने अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिया था। तो यहाँ से मल्टीप्लायर की कहानी शुरू होती है। तो इसका एजम्पशन क्या हो जाएगा? प्राइस कांस्टेंट है। अब चूंकि केनेजियन मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं तो इम्प्लॉयमेंट फुल होगा कि अंडर इम्प्लॉयमेंट होगा? तो आप बोलेंगे कि अंडर इम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि फुल इम्प्लॉयमेंट की बात क्लासिकल लोग करते थे, यानी एक्सटेंसी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तीसरा एजम्पशन क्या है कि जो एमपीसी होगा लेस देन 1 है, और इसके साथ साथ जो कंजम्पशन फंक्शन है वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब कि जब एमपीसी स्टेबल हो गया तो ऑटोनोमस वाला पार्ट ऐसे ही कांस्टेंट ही माना जाता है, तो ये आपका स्टेबल ही होना चाहिए, है ना? इन्वेस्ट बस होता है, जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? ऑटोनोमस होता है, वो इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। यानी किस पे डिपेंड नहीं करता? इनकम पे। दिमाग में रखेंगे आप। एक और बात क्या, जब तक आपसे ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर ना पूछा जाए, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर ना पूछा जाए, ओरिजिनल जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट एजम्पशन है कि इकोनॉमी क्लोज्ड होनी चाहिए। फिर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एजम्पशन ये बोला जाता है कि नो टाइम लैग, यानी जैसे ही आपने इन्वेस्ट करा और एमपीसी की वैल्यू दी हुई होने पे तुरंत वो इनकम में जनरेट हो जाएगा, यानी बीच में जो लोग वस्तु खरीदेंगे
कंज्यूम करेंगे जो ये समय लगता है वो नहीं लगता है, किस केस में, मल्टीप्लायर के एजम्पशन के केस में या मल्टीप्लायर, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस। अगला पॉइंट क्या है इसमें, एक्सेस कैपेसिटी होती है, एक्सेस कैपेसिटी होती है, यानी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो आइडल होते हैं और इस वजह से इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी होता है। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है। जो कंजम्पशन होता है आपका वो करेंट फंक्शन का, सॉरी करेंट इनकम का फंक्शन होता है, यानी जो भी आप कंज्यूम करें वो आज ही के इनकम पे डिपेंड करेगा, ना कि 50 साल 20 साल पहले के डिपेंड करेगा। एक्सेलरेट नहीं होता है, यानी त्वरण प्रभाव नहीं काम करता है मल्टीपल केस में। ठीक है, ऑफ मल्टीप्लायर, यहाँ से आपका मामला स्टार्ट होता है कायदे से कि कैसे मल्टीप्लायर काम करता है, आपको फील कैसे आएगा कि एक्चुअल में इकोनॉमी में कैसे वर्क करता है। चलिए यहाँ से करते हैं, पढ़ाई अब यहाँ से ठीक होने वाली है। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, हमने आपको पहले बताया है कि जो मल्टीप्लायर का वर्किंग है वो दो तरीके से, एक तो बैकवर्ड है एक फॉरवर्ड है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं इस मामले को पूरे को। मान लीजिए कि इकोनॉमी में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में चेंज आया वो 100 का आया, यानी गवर्नमेंट ने या आपने या किसी ने 100 यूनिट का इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो सीआर में हो सकता है, एल में भी हो सकता है, वो पाउंड में हो सकता है, किसी भी में हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। एमपीसी की वैल्यू हम 0.8 मान लेते हैं। हमने क्या बोला कि डेल्टा आई जो 100 है, एमपीसी क्या 0.8 है, तो होगा क्या, कैसे इकोनॉमी में मल्टीप्लायर काम करता है वो देखिए। ठीक है, शुरू में क्या हो फर्स्ट वाले राउंड में कि 100 का इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी सीधे सीधे इनकम में कितने का चेंज आ गया, 100 का आ गया। तो आप कहेंगे कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट तो इनकम में चेंज होगा, क्योंकि वाई इक्वल होता है क्या, सी प्लस आई होता है। तो आई 100 है तो पहले ही इनकम में हुआ क्या, वाई में 100 की इंक्रीमेंट हो गई, है ना। ठीक है भाई, यहाँ तक सही है ना, मामला समझ में आ रहा है सबको। ऑडियो वगैरह सही है ना, एक बार बता दीजिए। उस ऑडियो सब ओके है ना यहाँ तक। तो जैसे इस 100 का, सॉरी इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ तो इनकम 100 का बढ़ गया। कंजम्पशन में क्या होगा, एमपीसी हमने 8 रखा है, यानी 8 रखा है, तो कंजम्पशन 80 हो जाएगा ना। आप कहेंगे कि हाँ हो जाएगा, भाई 100 का 80% होगा क्या, ये 100 का 0.8 पार्ट होगा क्या, 80 होगा, यानी ये 80 आया कैसे, 100 का 80। ठीक है, अब दूसरे राउंड में क्या होगा, अब जो कंजम्पशन ये वाला पार्ट है
ये आपका इन्वेस्टमेंट की तरह रोल प्ले करेगा या कंजम्पशन सी की तरह रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये जो 80 है, फिर मल्टीप्लायर एमपीसी इस पे वर्क करेगा, यानी एमपीसी वर्क करेगा तो 80 का यानी यही 100 इंटू 80, इसी का 80%। तो इसका आप करेंगे तो 80 हो जाएगा, और फिर 80 का 80% कितना हुआ, 64 हुआ। तो हम 64 ना लिख के हमने 100 इंटू 80 इंटू 80% कर दिया। ठीक है, तीसरे राउंड में क्या होगा भाई, अब ये 60 जो 4 है, यानी 100 इंटू 80 इंटू 80, इसका 80%, क्योंकि एमपीसी क्या है 0.8 है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, 64 का 80% कितना हो जाएगा, 0.8 कर दो, यानी 51.2 के करीब होगा, है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, क्या ये सबको समझ में आ रहा है, आकांक्षा, आयुष? देखिए, शुरुआत में जब इनकम 100 का आप इन्वेस्ट करते हैं आई के रूप में, और उस पे एमपीसी अप्लाई होता है, तो 80% उसका कंजम्पशन हो जाता है। फिर परसेंट कंजम्पशन होगा तो 64 में बदल जाएगा, फिर उस 64 का 80 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इस तरीके से चलता रहेगा, है ना। ये इस तरीके से चलता रहेगा। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि आई की वैल्यू 100 है और एमपीसी 0.8 है, तो आप बहुत आसानी से बता दें, 100 अपान में एमपीएस क्या हो जाएगी, 500। इनकम में क्या होगा, यानी ये 100, 80, 64, 51 ऐसे जो इनकम में 100 के इन्वेस्टमेंट के ये होने पे जो बढ़ोतरी होगी वो 500 की होगी। हेलो, एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए, है ना। ओके ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि इन्वेस्टमेंट दिए होने पे एमपीसी दिया हुआ है, और जैसे ही वो अप्लाई होता है इकोनॉमी में तो बढ़ा देता है इनकम को। तो काम कैसे कर रहा है, देखिए एक्चुअल में वो काम ऐसे कर रहा है। शुरुआत में कितना का इन्वेस्टमेंट हुआ, डेल्टा आई, फिर उसी डेल्टा आई का बी पार्ट इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, फिर इस वाले, यानी ये पहला राउंड है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट राउंड, ये फर्स्ट राउंड है, 100 का खर्चा हुआ, है ना। सेकेंड राउंड में क्या हो गया, 100 का 80%। आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, ये सेकेंड राउंड है। थर्ड राउंड में क्या होगा,
फिर इसका ये क्या हो गया आपका राउंड। तो आप इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे कैसे लिख सकते हैं, बता रहे हैं, ऐसे लिखेंगे बी स्क्वायर इंटू डेल्टा आई। ठीक है। फोर्थ राउंड में क्या होगा, ये पता चल रहा है ना कि हम क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। देखिए दिखाते हैं। ये क्या है, 100 × 80। ये क्या है, 100 × 80 × 80। ठीक है। फिर ये ऐसे चलता रहेगा इकोनॉमी में, और फिर आएगा क्या, बी पावर n माइनस 1 इंटू डेल्टा आई। ऐसे इकोनॉमी में पैसा मूव करता रहेगा। अगर आप यहाँ पे मामला समझ लिए तो फिर आप लगभग मल्टीप्लायर का मुख्य चीज समझ लिए। क्यों भाई, शालिनी, आकांक्षा, आयुष, क्या ये मामला ठीक है। हुआ क्या कि जो इनकम में चेंज है, हमने शुरुआत में 100 का इन्वेस्ट करा, बी प्लस यानी सॉरी प्लस बी इंटू, फिर इसका ये वाला जो पार्ट है ये कन्वर्ट हो गया, फिर इस पूरे का इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर ये ऐसे चलता हुआ। आप कहेंगे कि यहाँ पे बी पावर n माइनस 1 इंटू डेल्टा आई क्यों लिखा आपने। अब हम आपसे अगर कह दें कि इसके बाद जो इनकम में इंक्रीमेंट होगा वो कितने का होगा, तो आप क्या बताएंगे। अगर हम आपसे कह दें कि बी पावर n माइनस 1 इंटू डेल्टा आई के बाद यानी जस्ट इसके बाद क्या वैल्यू आएगी। तो बी पावर n इंटू डेल्टा आई आएगी। क्यों भाई, क्या ये आएगा कि नहीं आएगा। ओके, ठीक है। तो अभी हम इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। कलर बदल लेते हैं ना, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो मैं एक बार इसको साफ लिख देता हूँ, साफ सुथरे शब्दों में, अगर आपको यहाँ तक मामला समझ में आ गया हो। तो डेल्टा वाई इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा आई प्लस बी इंटू डेल्टा आई प्लस बी स्क्वायर इंटू डेल्टा आई प्लस बी क्यू इंटू डेल्टा आई प्लस डॉट 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 बी पावर n माइनस 1 इंटू डेल्टा आई। ये इक्वेशन 1 है। अच्छा एक चीज आप बताइए, यहाँ हम आपसे ये कह दें कि 5वें राउंड में 10वें राउंड में, चलिए हम आपसे पूछते हैं कि फोर्थ राउंड में इनकम में कितना का चेंज आएगा। इनकम में कितना इंक्रीमेंट होगा, तो आप क्या, कोई बताएगा, शालिनी, आकांक्षा, आयुष। फोर्थ राउंड बताना है कितना का हुआ। ये आपका सेकेंड राउंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फोर्थ में आपने क्या देखा भाई, पी क्यू इंटू डेल्टा आई, फोर्थ राउंड का है ना। तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब अगर आपसे nth राउंड का इनकम जनरेशन पूछ दे, इनकम जनरेशन nth राउंड का पूछ दे आपसे, तो आप क्या बताएंगे? बी पावर डेल्टा आई। ठीक है, तो आप कहेंगे तो अच्छी बात है। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये फर्स्ट राउंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, पूछा जा रहा है बी की पावर ठीक उससे कम है। ये बात समझ में आ रही है? शालिनी, आकांक्षा, आयुष, आपसे जितने राउंड का इनकम पूछे, जितने नंबर के ओके, बाकी लोग भी बता दीजिए भाई। ये आपका क्या हो जाएगा? नंबर, उस राउंड में कितना इनकम में इंक्रीमेंट, आप यहां से पता कर लेंगे। आगे बढ़े। ठीक है, हेलो, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं, बाकी नहीं लगता है। ओके, आकांक्षा आप बताइए। क्लास में सोना नहीं है, देखते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्वेश्चन, सर मेरी समझ में नहीं आया, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। सभी लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा। देखिए, हमने ये कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 का किया गया, एमपीसी 0.8 की है। तो फर्स्ट राउंड में क्या होगा? 100 का इनकम इन्वेस्ट हो जाएगा, और जो कंजम्पशन में बढ़ोतरी होगी वो क्या होगी? 80 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 0.8 का मतलब है कि 80%, 80 भाग। तो 100 का 80 भाग 80 ही होगा, 80 ही होगा, है ना? फिर ये जो 80 है, ये इनकम के रूप में आ गया भाई। आप जैसे ही कंज्यूम करते हैं, 80 रुपए का आप खर्चा करेंगे तो किसी दूसरे का इनकम है, तो इकोनॉमी में ही जा रहा है। अब ये 80% जो है, यानी ये जो 80 रुपए है, 80 रुपीज, इसका 80%, यानी 100 × 80, फिर ये 64, इसका आगे चल के 80% कंज्यूम हो जाएगा, तो 51.2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप कहेंगे कि हाँ आ रही है। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया है। हमने यहाँ पे बताया है कि ये इनिशियल वो इनकम में चेंज ले आएगा, फिर इसी का 80%, यानी बी क्या है? 80% है, यही तो है 80%। बी क्या है? 80%, यानी 0.8। तो एक्चुअल में ये जो वैल्यू है क्या? 0.8। थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में, इस तरीके से चलता रहेगा। अगर हम आपसे ये पूछ दें कि लास्ट वाले राउंड में क्या, तो एन इंटू डेल्टा आई, बी पावर एन इंटू डेल्टा आई होगा, है ना?
5th राउंड आएगा, मैक्सिमम एंड राउंड तक ही जाएगा, क्योंकि एमपीसी क्या है, अगर एमपीसी की तो फिर मल्टीप्लायर क्या हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता तो वैल्यू ना होके कोई दूसरी वैल्यू होती, क्योंकि एमपीसी पॉइंट है, इसलिए मल्टीप्लायर नहीं होगा, यानी वो फाइनाइट नंबर तक ही जाएगा। ठीक है, हमने इस चीज को बस इस तरीके से अरेंज कर दिए और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा। आ रहा है ना, फिर हमने इसी चीज को बस अरेंज करा है, भाई बताते रहो आप लोग। ओके ओके, हमने इसको अरेंज कर दिया है। अब आगे हम कर क्या, डेल्टा वाई इक्वल हमने क्या लिखा, डेल्टा आई प्लस डेल्टा आई प्लस बी स्क्वायर डेल्टा आई प्लस, ये इस तरीके से चलता रहेगा। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। आपने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, आपको पता होगा क्लास 12th में, उसमें लिखा जाता है नंबर्स दिए गए हैं, पदों की टर्म्स की नंबर्स अगर फाइनाइट हो तो उन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो वो जो वैल्यू होती है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, यानी ये फाइनाइट, फाइनाइट नहीं, उसके लिए दूसरा फार्मूला होता है। चलिए एग्जांपल से समझाएं। 8 16 32, तो ये किस फॉर्म में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ना। तो इस तरीके से जो ऊपर वाला जो टर्म है ये ज्योमेट्रिक फॉर्म में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है, जीपी में है। तो आप वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको आप यहां से एक काम करिए ताकि आपको समझना और आसान हो जाए। हमने करा क्या, यहाँ पे आर जो है, आर यानी लेस देन 1 है, यानी एमपीसी, आर एक तरीके से यहाँ पे एमपीसी का काम कर रहा है। ठीक है, दोनों साइड्स में हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 1 हो गया। और जैसे आप दोनों साइड में आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर हो जाएगा प्लस ए आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए आर क्यूब हो जाएगा प्लस ए आर 4 हो जाएगा, और ये चलता रहेगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 लिया है, इसको हमने इक्वेशन 1 लिया है, एसी के फॉर्म में है ना। इसका मतलब कि समेशन, यानी सभी के वैल्यू को जो एस के रूप में दिखाया जा रहा है। हमने दोनों साइड में आर से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे आर इंटू एस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ए आर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ए आर क्यूब हो गया, है ना। ए आर कैसे, ठीक, हटा देंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप एस माइनस आर एस कर देंगे, यहाँ पे ए बच जाएगा और इससे ये कट जाएगा,
ठीक है, और इस तरीके से सारा कहीं इधर कट जाएगा। समझ में तो आ रही है। यहां से एस कॉमन कर लीजिए, 1 - r अपन ए हो गया। तो एस बराबर क्या हुआ भाई, ठीक है, एस है वो चेंज इन इनकम को दिखा रहा है। समेशन मतलब इनकम का चेंज जो हुआ है उसका योगफल। तो ये डेल्टा वाई की तरह है, और ये क्या इनिशियल पार्ट, ये वाला जो है वो इनिशियल पॉइंट है आपका, यानी ये इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट, यानी डेल्टा आई अपन में 1 - r। क्या हो गया, डेल्टा वाई इक्वल यहाँ पे 1/1 - r। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या ये मामला आपको समझ में आया? जल्दी से आप लोग बताइए, या फिर एक बार और आपको मैं बता दूं। एक बार और बता दें? चलिए, चलिए एक बार और मैं आपको बताता हूँ, तब यहाँ से बता रहा है। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं कि दोनों साइड में बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एमपीसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन 1 में हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, बी से कर दिया। ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू डेल्टा वाई। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इंटू डेल्टा आई। मल्टीप्लाई करा, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दिया है, तो घटाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये माइनस है ना, ये सारा माइनस हो जाएगा। इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा वाई प्लस बी डेल्टा वाई। टर्म में से घटाइए, माइनस इसकी वैल्यू नहीं घट जाएगी, सब जाएगा ऊपर का। तो बचा क्या, यहां से आप डेल्टा वाई कॉमन कर लीजिए। वाई अपन में डेल्टा आई इक्वल क्या हो गया, 1/1 मल्टीप्लायर, ठीक है। ठीक है शालिनी, अरे घर करोगे आ जाएगा, बहुत आसान है। नहीं आएगा तो ये मल्टीप्लायर ये काम करता है, उस तरीके से हमने यहाँ पे मल्टीप्लायर निकाल लिया, ठीक है। तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब अगर हम आपसे 100
है, तो 10वें राउंड में कितना इनकम जनरेट होगा, तो आप पीछे वाला जो फार्मूला है वहां से आप इसको निकाल सकते हैं, है ना, जो हमने आपको आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डायनामिक मल्टीप्लायर पे। डायनामिक मल्टीप्लायर, ठीक है। देखिए डायनामिक मल्टीप्लायर अभी वाला टाइम लैग नहीं, डायनामिक मल्टीप्लायर पीरियड मल्टीप्लायर ये बताता है कि टाइम लैग लगता है, यानी कंजम्पशन को फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होने में समय लगता है। तो डायनामिक मल्टीप्लायर बस हमें ये बताता है जो भी आप इन्वेस्टमेंट की वो तुरंत चेंज नहीं होता है बस, और इसका रिलीवेंस कहीं पे है भी नहीं। और अगर आप इसका पीछे जो अभी आपने पढ़ा वही वही सारी चीजें डायनामिक मल्टीप्लायर में अप्लाई होने वाली है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि डायनामिक मल्टीप्लायर क्या होता है, तो बस आप उसे इतना बताएंगे कि इसमें किसी भी तरीके का टाइम गया था केंज के द्वारा कि नहीं लगता है, लेकिन इसमें टाइम लैग लगता है। हैं टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर पे। टाइप मल्टीप्लायर, टाइप्स ऑफ, देखिए जो मल्टीप्लायर का सिंपल मल्टीप्लायर है, जो अभी आपने तभी से वही सारी चीजें पढ़ रहे थे, सिंपल मल्टीप्लायर। इसको ठीक है, इसके बाद से आपका गवर्नमेंट मल्टीप्लायर है, फिर आपका है ना, मल्टीप्लायर जो है वो टू पार्ट में क्लासिफाइड है। पहला जो पार्ट है वो आपका लमसम, आपका प्रोपोर्शनल टैक्स मल्टीप्लायर, ठीक है भाई। इसके बाद आपका बैलेंस्ड मल्टीप्लायर, बैलेंस्ड यानी जिसको बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर भी कहा जाता है ना। इसके बाद मल्टीप्लायर में आपको जानना पड़ेगा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। अब फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर में दो चीजें होगी, एक तो लमसम टैक्स के साथ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ठीक है भाई, और दूसरा आपका प्रोपोर्शनल टैक्स के केस में मल्टीप्लायर। कोई कुछ बोल रहा है सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाप रे।
स्क्रीन वगैरह क्लियर है भाई? दो तुम लोग अब ये बोला कि जो मल्टीप्लाई टाइप है तो वो कई कई पार्ट में है। पहला तो सिंपल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, ठीक है। टैक्स मल्टीप्लायर, अब जो टेक्स्ट मल्टीप्लायर है वो लमसम टेक्स्ट मल्टीप्लायर में क्लासिफाइड है और इसके अलावा प्रोपोर्शनल टेक्स्ट मल्टीप्लायर में क्लासिफाइड है। फिर बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर है, फिर फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है जो लमसम टैक्स के केस में एक बार देखेंगे और एक बार प्रोपोर्शनल टैक्स के केस में देखेंगे मल्टीप्लायर, है ना। इसके बाद हमें इसमें क्या पढ़ना होगा, फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, है ना। फिर इसके बाद हमें पढ़ना होगा या आगे चल के इसमें मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, ठीक है भाई। सही है ना, यहाँ तक सब कुछ ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्यों भाई, जल्दी जल्दी बताओ, अब लेट करो तुम लोग। ओके, आयुष शालिनी यहाँ तक सब ओके है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मल्टीप्लायर के कुछ टाइप है। आगे हम लोग बैकवर्ड इफेक्ट, एक्सेलरेट मॉडल जो पैराडोमर मॉडल, लुकास मॉडल, जो भी सारी चीजें मैथमेटिकली अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आईएसएलएम जो फिर आपको दिखेगा कि फिलिप्स कर्व काम कैसे करता है एक्चुअली, मजा आएगा आपको पढ़ने में आगे। तो इसमें आगे इसको करते हैं, सिंपल मल्टीप्लायर आप जानते ही हैं, मैं उसको तुरंत करके दिखाता हूँ, है ना। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इतना नॉलेज कहाँ से है आप लोगों को? अरे पढ़ने लिखने से आ जाता है। सिंपल मल्टीप्लायर आप जानते ही हैं, तो इसमें आपको बताना नहीं है, कई तरीके से पीछे डेरिवेशन हो चुका है, तो इस पर अब ज्यादा बात करने का कोई मतलब है नहीं। के इक्वल 1/(1 - b), हर तरीके से डेरिवेशन हो गया घुमा फिरा के, तो आप इस चीज को जानते हैं। आते हैं गवर्नमेंट मल्टीप्लायर पे। अब इसका ग्राफ भी दे, y इक्वल एडी होता है, आप जानते, y सी प्लस आई प्लस जी होता है, ये अभी आप जानते हैं। गवर्नमेंट मल्टीप्लायर की बात की जा रही है, यानी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी या पैसा खर्चा करेगी किस पे, रेलवे पे, ब्रिज पे, है ना, जो भी और सारी चीजें उस पर खर्चा करेगी, उसके वजह से इनकम में जो इजाफा होगा या बढ़ेगा, बढ़ोतरी होगी, वो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल, आपको पता है, आप ये पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो c होता है वो सी बार प्लस बी इंटू वाई होता है ना। तो यहाँ पे c के जगह पे आप सी बार प्लस बी वाई लिख दीजिए, वाई आई प्लस जी। यहाँ से इसको इधर लेके आ जाइए, क्या हो जाएगा, 1 - b वाई इक्वल सी बार प्लस जी। वाई इक्वल क्या हो जाएगा भाई, सी बार अपन में 1 - b, ठीक है कि हाँ ठीक तो है। अब गवर्नमेंट का मल्टीप्लायर पर तो हमें डीजी के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना होगा। सी देखिए, ये आपको हमने पहले ही बता रखा है कि इस पूरे का जो मतलब है, इस पूरे का जो मतलब है कुछ इस तरीके का, सी बार अपन में 1 - b प्लस आई अपन में 1 - b प्लस जी अपन में 1 - b। अब जैसे ही आप इसका जी के यानी डी वाई बाई डी जी, तो ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट।
जी जो है उसका आप जी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो कांस्टेंट 1/में 1 - b वो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, और ये बचेगा क्या, 1/में 1 - b। डेल्टा जी यानी इसको ऐसे लिखे डी वाई इक्वल bg/में 1 - b। ठीक है, ये आपका तैयार हो गया। यानी गवर्नमेंट खर्चा करेगी और एमपीसी की वैल्यू दिया हुआ है, तो इनकम में क्या बढ़ोतरी होगी, कितना बढ़ोतरी होगी, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ निकाल तो सकते हैं, लेकिन इसका ग्राफ जरा बना के दिखाइए, तब तो हमें समझ में आएगा। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल आपको ग्राफ बना के दिखाएंगे। नेटवर्क का इशू रहता है, वरना हम आपको स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा और नोट ही आपका बहुत अट्रैक्टिव बना देते हैं यहीं पे। खैर थोड़ा हम सबको मैनेज ही करना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ पे आ जाइए। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, इनकम है, वाई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका आई भी है, जी भी है, सी भी है, यानी ए जितने भी पार्ट वेरिएबल्स है सी आई जी, वो आपके वाई एक्सिस पे आपको आगे दिखते रहेंगे, आप ध्यान रखेंगे। बीच से लाइन 45 डिग्री वाली जो लाइन होती है, ये तो एग्रीगेट सप्लाई का लाइन बोलते हैं, जो कि गलत है, एग्रीगेट सप्लाई का लाइन नहीं होता। ये हमें बस इतना दिखाता है 45 कि ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को बिल्कुल बीचों बीच से बांट रही है। यानी कहने का मतलब कि करते हैं तो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू निकल के आएगी, वही वैल्यू एक्स एक्सिस पे आएगी, चाहे वो में हो चाहे ना। हेलो, आवाज आ रही है? देखते रहना, बता देना। यहाँ पे थोड़ा आवाज कटा मेरा। हाँ बिल्कुल। तो जो सेक्शन है वो इंटरसेप्ट का सेक्शन है, इको इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो आप यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप एक सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और शुरू में मानते हैं कि सी प्लस आई। चलिए अलग से ग्राफ बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए, फिर आप कहेंगे कि एक ही में मैच हो रहा है। 45 डिग्री लाइन, y इक्वल सी प्लस एस, सी प्लस आई प्लस सी। अब आप कहेंगे कि जो सी प्लस आई यानी इसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, ये लाइन जो है वो 45 डिग्री लाइन से ज्यादा स्लोप ज्यादा क्यों नहीं, ये ज्यादा स्टीप क्यों नहीं, कोई बता सकता है इसके पीछे रीजन क्या है? माइक थोड़ा सा डिस्कशन टाइप हो क्लास, ताकि समझने में मजा आए। ये लाइन जो है एग्रीगेट, वो 45 डिग्री लाइन से ज्यादा स्टीप क्यों नहीं है, ये आपने किताब में कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा क्यों है? जल्दी जल्दी बताइए भाई। आकांक्षा, आयुष, सालिनी। 10:45 1 होता है, हम बस ये पूछ रहे हैं कि स्टीप क्यों नहीं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का जो स्लोप है वो 45 डिग्री से ज्यादा स्टीप क्यों नहीं, तो उससे ज्यादा फ्लैट है। स्टीप का मतलब कि जो ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा हो। सॉरी सॉरी, स्लोप मतलब क्या है कि लाइन 90 डिग्री के करीब जाना है। स्लोप ज्यादा होने का मतलब क्या है,
इसलिए क्या लिखा आपने, इक्वल डिवाइड नहीं होगा फिर, इसलिए नहीं। देखिए बात समझिए, 45 डिग्री लाइन जो है वो दोनों एक्सिस को हाफ हाफ में बांट रही है। एक्चुअल में जो सी है ना, ये सी इस तरीके से है, बी वाई, बी वाई वो 0.8 आ सकती है, 0.6 आ सकती है, 0.1 नहीं, सॉरी आप 1 नहीं ले सकते हैं, होने हो सकता है एमपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है, रेयर केस ऐसा होता नहीं। की वैल्यू 1 नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, इस पूरे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की जो स्लोप है वो एक से नीचे ही रहने वाली है, और ये 45 डिग्री लाइन का जो स्लोप है वो होता क्या है, एक के इक्वल होता है। तो एक से जब कम, इसका मतलब क्या होगा, रिस्पेक्ट डिग्री लाइन की रिस्पेक्ट में ज्यादा इसका जो ढाल होगा वो क्या होगा, कम होगा, है ना। मैं इसको आप क्या बोलते हो, एक लाइन ए है एक लाइन बी है, किसका ज्यादा ढाल है, स्लोप ज्यादा किसका है, ए का है कि बी का है। बताइए सारिणी आकांक्षा आयुष, किस लाइन का स्लोप ज्यादा, ए का है कि बी का है। अरे भाई बताओ, तुम लोग क्यों नहीं बता रहे हो, किस लाइन का स्लोप ज्यादा है, मैं पूछ रहा हूँ, ए का कि बी का। किस लाइन का स्लोप ज्यादा है, लाइन ए का या लाइन बी का। ए का, तो स्लोप ए का ज्यादा है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 45 डिग्री लाइन है उसके उसका जो स्लोप है वो 1 है, और एग्रीकल्चर का जो स्लोप है वो एक से कम है। क्यों एक से कम है, क्योंकि जो बी है वो स्लोप बताता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का, जो बी है टू सेक्टर इकोनॉमी में यानी सी प्लस आई वाले के केस में वो स्लोप बताएगा, समझ रहे इस बात को। और इसकी वैल्यू क्या होगी, एक से कम होगी, जीरो से अधिक और एक से कम होगी, तो इसलिए जो कम होगा, ठीक है, ये मामला। एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, ये आपका y1, ये y2। तो आप पे अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये E1 पॉइंट क्या हुआ, इजाफा हो गया, ठीक है भाई। क्या यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टैक्स मल्टीप्लायर पे। टैक्स मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर जो है वो लमसम टैक्स में बटा हुआ है ना, और प्रोपोर्शनल में बटा हुआ है, ठीक। लमसम टैक्स का क्या मतलब है भाई, लमसम टैक्स टैक्स का मतलब है कि गवर्नमेंट आपका जो इनकम है
उस पर टी अमाउंट का डायरेक्ट टैक्स लगा देती है। यानी सपोज करिए कि आपका इनकम 100 रुपया, गवर्नमेंट करेगी आपको 20 रुपया टैक्स देना है, तो आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो y माइनस टी हो गया, यानी 100 माइनस 20 बराबर 80। यानी लमसम का मतलब है कि एक मुश्त जो भी आपके पास इनकम है उस पर एक मुश्त टैक्स लगा दिया गया, और जो इनकम बचेगी टैक्स देने के बाद वो डिस्पोजेबल इनकम होगी। ठीक है भाई। तो अगर आपको यहाँ पे कंजम्पशन का फंक्शन लिखना पड़ जाए सी इक्वल, तो आप कैसे लिखेंगे? सी बार प्लस बी। अब बी का मतलब क्या है? कंजम्पशन, कितना परसेंट आप करेंगे। तो पहले ये तो पता चल जाए कि टैक्स आपको देख के कितना पैसा बच रहा है। तो इनकम आपकी अगर वाई है और टैक्स आप टी दे रहे हैं, यही तो पैसा बचेगा, और इसी का कुछ बी परसेंट ही आप कंजम्पशन पे खर्चा करेंगे। तो सी इक्वल क्या हो जाएगा? सी बार प्लस बी वाई माइनस टी। ठीक है भाई। तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। तो हम कहेंगे ठीक है। फिर वाई इक्वल क्या होता है? अब सी बार प्लस बी वाई माइनस टी प्लस आई। एक चीज आप दिमाग में रखेंगे, आप जिसके रिस्पेक्ट में टैक्स मल्टीप्लायर निकालेंगे, आप लमसम में निकाल रहे हैं, प्रोपोर्शनल में निकाल रहे हैं, आप फॉरेन के रूप में फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर निकाल रहे हैं, जो भी निकाल रहे हैं, उसमें सी वाले सेक्शन को थोड़ा सा एडजस्ट आप करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? y माइनस टी किया। अभी प्रोपोर्शनल आएगा तो हम y माइनस वाई टी करेंगे, और दिखाएंगे कैसे। अभी आपको दिखेगा करा कि ये y माइनस हमारे पास, और ये आपका प्लस, नहीं बस इतना ही होगा ना। और इस सी बार, और उसके बाद से हो जाएगा प्लस माइनस बी टी प्लस आई। क्यों भाई? ठीक है ना। y कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस बी हो जाएगा, और सी बार माइनस बी टी प्लस आई हो जाएगा। y हो गया भाई सी बार माइनस बी टी प्लस आई अपन में। अब आपको क्या निकालना है? निकालना है तो आप t के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर देंगे, तो dy बाई डी टी। सी अपान में 1 माइनस, बाकी सबका कांस्टेंट वाले का 0 हो जाएगा, और वेरिएबल है उसी का होगा डेरिवेशन, तो माइनस बी। ये लमसम के केस में मल्टी है ना। ये आपका ये हुआ, जिसको आप केटी भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो आप कहेंगे कि हाँ समझ में तो आ गई। समझ में आ गई तो अच्छी। बाकी सब बहुत कुछ है, आपको मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ। पहले इसका ग्राफ भी खत्म कर देते हैं ना। ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हम इनकम लेते हैं, यहाँ पे हम सी लेंगे, आई लेंगे, लेंगे, जी लेंगे, जितने भी वेरिएबल्स आपके 45 डिग्री लाइन है, सी प्लस एस कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है भैया, टैक्स लग रहा है, तो टैक्स लगेगा तो इनकम है ना, टैक्स लगेगा। चलिए कभी पे कभी यहाँ पे इनकम करती थी हमारी, ये सी प्लस आई प्लस सी। ठीक है, E1 का पॉइंट हुआ करता था हमारा, और ये Y1 इनकम का लेवल हुआ करता था। गवर्नमेंट ने टी अमाउंट का टैक्स लगा दिया,
तो जैसे गवर्नमेंट ने टी अमाउंट का टैक्स लगा दिया, तो अब जो हमारा डिस्पोजेबल इनकम है वो वाई माइनस टी हो गया। तो हुआ क्या, ओवरऑल सी की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, है ना जी। तो जब रिड्यूस हुई तो गवर्नमेंट का जो शिफ्ट हो गया, और उस शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे y1 पे वो 45 डिग्री लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। y माइनस टी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब क्या देख, टेस्ट लगा, हेलो, हाँ, लमसम टैक्स लगा तो इनकम कम हो गई, है ना। ठीक, तो ये टैक्स में, क्या यहाँ तक समझ में आया सबको, एक बार बता दीजिए। जहाँ पे ना आया तुरंत आप बताइए, उसको हम तुरंत रिकॉल कर देते हैं ना। आयुष, शौकत, शालिनी, आकांक्षा, जितने भी लोग हैं, क्या यहाँ तक का मामला ठीक है भाई। ना मैसेज भी नहीं कर रहे, बोल भी नहीं रहे। हेलो।